नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। वक्त 1 मिनट पूरी रिपोर्ट का है। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको खबरें विस्तार से बताएंगे, खबरें फटाफट अंदाज में बताएंगे। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने फिनलैंड को भी कड़ी चेतावनी दी है। रूस ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि फिनलैंड आगे बढ़ा तो सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच रूस और फिनलैंड में भी तनातनी बढ़ गई है। दरअसल फिनलैंड और स्वीडन नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने जा रहे हैं। इसे लेकर रूस ने कड़ा विरोध जताया है और फिनलैंड को तबाह करने की धमकी तक दी है। फिनलैंड ये घोषणा कर चुका है कि वो नाटो में शामिल होने का समर्थन करता है। इसके बाद शनिवार को रूस ने अपने पड़ोसी देश की बिजली सप्लाई रोक दी। फिनलैंड अपनी कुल बिजली खपत का 10% रूस से आयात करता है। ओलेक्सीव ने कहा कि अगर फिनलैंड इस खेमे में शामिल होना चाहता है तो हमारा लक्ष्य बिल्कुल वैध है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हमारे देश को धमकी देता है तो हमारे पास आपके लिए सैटर्न 2 है। अगर आप रूस के अस्तित्व को मिटाने की सोचेंगे तो आप राख हो जाएंगे। रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला कर तबाही मचाई है, उसने रूस के दूसरे पड़ोसी देशों और आसपास के देशों की चिंता भी बढ़ा दी है। रूस के पड़ोसी मुल्क अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और यही कारण है कि ज्यादातर देश नाटो में शामिल होकर खुद को सुरक्षित करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि सदस्य बनने पर अमेरिका और अन्य बड़े नाटो देश उनकी रक्षा करेंगे। नेटो में शामिल होने को लेकर यह युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन अब फिनलैंड की तरफ से जो कदम उठाए जाने की बात कही गई है उसको लेकर रूस बेहद आक्रामक नजर आ रहा है। उधर पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से सूखे का सामना कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। पाकिस्तान दुनिया के उन 23 देशों में से एक है जो पिछले 2 साल से ज्यादा समय से सूखे का सामना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के 17 जून को मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के मद्देनजर पेश की गई एक रिपोर्ट में कहा गया, पिछली सदी में एशिया में सबसे ज्यादा लोग सूखे से प्रभावित हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2050 तक भारत और पाकिस्तान के आकार के जितने अतिरिक्त 40 लाख वर्ग किलोमीटर प्राकृतिक क्षेत्रों में सूखे से निपटने के उपायों की जरूरत होगी। इसमें आगाह किया गया है कि धरती की 40% जमीन का क्षरण हो गया है, जिससे मनुष्य की आधी आबादी पर असर पड़ा है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में पाकिस्तान को सूखाग्रस्त देश माना गया, तो वहीं उसके सिंध प्रांत में लोग पीने और जरूरी कामों के लिए पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इस संकट की एक वजह पंजाब की ओर से नदियों का पानी छोड़ने में कमी होना भी है। इसके खिलाफ सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर ने प्रदर्शन भी किया। तो पानी का संकट है और पाकिस्तान पानी के इस संकट से लगातार बीते 2 सालों से जूझ रहा है, लेकिन हालात दुनिया भर में पानी को लेकर बहुत भयावह होते जा रहे हैं। इसलिए वक्त रहते पानी बचाना होगा। आगे वाली पीढ़ी के लिए भी पानी होना चाहिए। उधर श्रीलंका में इन दिनों लगातार आर्थिक संकट देखने को मिल रहा है। इस बीच अब श्रीलंका के अस्पतालों में सर्जरी के लिए जो उपकरण है वो सहित दिल के मरीजों के लिए दवाएं की भी भारी कमी देखने को मिल रही है। उपकरण भी कम है, दवाइयां भी कम है। श्रीलंका में आर्थिक संकट और गहराता जा रहा है। गंभीर आर्थिक संकट के बीच देश में दवाइयों की किल्लत है। दवाइयों के साथ सर्जिकल उपकरण भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिससे देश में जो मरीज हैं उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव मेजर जनरल संजीव मुनासिंघे ने प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इसका खुलासा किया और बताया कि सर्जरी के उपकरणों के साथ साथ हृदय रोगियों की दवाइयां भी नहीं है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने आगे ये भी खुलासा किया कि इन मरीजों के लिए दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और भोजन की आपूर्तिकर्ताओं को 4 महीने से भुगतान नहीं हुआ। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं के आयात के लिए साख पत्र खोले हैं, लेकिन ये पता चला कि डॉलर की कमी की वजह से कुछ भी आयात नहीं होगा। आजादी के बाद श्रीलंका अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। श्रीलंका में महंगाई चरम पर है। देश में विदेशी मुद्रा की कमी होने की वजह से हर तरह की वस्तुओं का आयात मुश्किल है। पेट्रोल, डीजल और बिजली संकट से लेकर खाने पीने की चीजों की कमी है। तो श्रीलंका में हालात बेहद खराब हैं। आर्थिक संकट का सामना ये देश कर रहा है, लेकिन ये हालात कब सुधरेंगे किसी को नहीं पता। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक शख्स ने चर्च में फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। अमेरिका में आए दिन गोलीबारी की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला अमेरिका के कैलिफोर्निया का है, जहां एक चर्च में फायरिंग हुई। घटना में एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने संदिग्ध हमलावर को हिरासत में ले लिया है। उसके पास से हथियार भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस इस शख्स से पूछताछ कर रही है। घटना साउथ कैलिफोर्निया के प्रेस्टिन चर्च की है। स्थानीय पुलिस के मुताबिक ऑरेंज काउंटी शेरिफ विभाग ने बताया कि लेगुना वुड्स शहर जिनेवा प्रेस्टिन चर्च में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई है। मामला दोपहर में करीब 1 बजे के आसपास का है। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। बताया जाता है फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध एशियाई मूल का एक व्यक्ति है जिसकी उम्र 60 से 70 साल है। जांचकर्ताओं का मानना है कि वो इलाके का रहने वाला नहीं है। अधिकारियों के अनुसार संदिग्ध ने सुबह की प्रेयर सभा के बाद चर्च में आयोजित भोज में गोलीबारी की। उन्होंने बताया कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के बाद वहां मौजूद लोगों ने हमलावर को पकड़ लिया था। ये कोई नई बात नहीं है। कैलिफोर्निया और अमेरिका में कई बार गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिली है जिसमें कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता। उधर दुनिया भर में कोरोना पर अपनी सख्ती पॉलिसी के लिए या तो चीन चर्चा में है या फिर किम जोंग। जी हां, किम जोंग लॉकडाउन के पालन के लिए सेना को उतार चुके हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि कोरोना के खतरे को आंकने में किम जोंग चूक गए हैं और अब उत्तर कोरिया में 12 लाख लोगों में बुखार के साथ कोरोना के लक्षण भी हैं। तानाशाह का देश जहां कानून चुटकियों में बनते हैं और कानून तोड़ने पर सजा भी खतरनाक होती है, लेकिन कोरोना काल में किम जोंग की कोरोना पर नीति आज तक किसी के समझ में ही नहीं आई। एक तो माना यह जाता है कि तानाशाह कोरोना का आंकड़ा छिपा रहा है और दूसरा उत्तर कोरिया में ओमिक्रॉन का एक के साथ ही लॉकडाउन लगा दिया गया। लेकिन अब उत्तर कोरिया में अचानक से कोरोना का आंकड़ा बढ़ता दिख रहा है। अगर व्यापक जांच होगी तो लाखों लोग संक्रमण के शिकार मिलेंगे, क्योंकि तकरीबन 12 लाख लोगों को रहस्यमय बुखार आया है और इनमें कोरोना के लक्षण भी दिखे हैं। उत्तर कोरिया में हाल ही में खबर सामने आई थी कि 50 मौतें बुखार से हुई हैं, जिनमें से 8 लोगों को कोरोना हुआ था। रहस्यमय बुखार में मरने वाले लोगों पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या इनकी कोरोना की जांच हुई थी। तो वहीं लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए किम जोंग ने सेना को उतार दिया। हालांकि अभी तक उत्तर कोरिया की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई कि बुखार से ग्रसित लोगों को कोरोना है या नहीं है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच किम जोंग उन ने दवाओं की सप्लाई में देरी के लिए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। देखिए, कभी जो उत्तर कोरिया यह दावा कर रहा था कि उसके यहाँ कोरोना वायरस का एक भी केस नहीं है, अब वहां पर कोरोना वायरस के मरीज बढ़ रहे हैं और इस दिशा में तानाशाह किम जोंग सेना को उतार चुका है। खबरें ऐसी हैं। उधर 4 दिन के जमाइका दौरे पर चल रहे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जमाइका पहुंचे, जहां उनका 21 तोपों की सलामी से भव्य स्वागत किया गया। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय दौरे के लिए जमैका पहुंचे, जहां किंगस्टन के नॉर्मल मैनले इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका धूमधाम से स्वागत किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत करने के लिए जमैका वासी और भारतीय मूल के लोग भी एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। तो वहीं राष्ट्रपति कोविंद के स्वागत में 21 तोपों की सलामी भी दी गई और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा गया। राष्ट्रपति अपने 4 दिवसीय जमैका दौरे के दौरान कई जरूरी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। साथ ही कोविंद गवर्नर जनरल और पीएम हाउस भी जाएंगे, जहां पीएम के आवास पर एक हस्ताक्षर समारोह का आयोजन भी किया जाएगा। राष्ट्रपति कोविंद कल भीमराव रामजी अंबेडकर के नाम पर एक सड़क अंबेडकर एवेन्यू का भी उद्घाटन करेंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 दिवसीय जमैका और सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की राजनयिक यात्रा पर हैं। इन देशों में किसी भारतीय राष्ट्र अध्यक्ष की ये पहली यात्रा है। तो जमाइका दौरे पर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 21 तोपों की सलामी दी गई। अभी उनका यह दौरा जारी है। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी लुम्बिनी पहुंचे। क्या कुछ खास रहा इस दौरे के दौरान, दिखाते हैं आपको 1 मिनट में। पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल दौरे पर हैं। मोदी सोमवार सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर से लुम्बिनी पहुंचे। लुम्बिनी पहुंचने पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। मोदी लुम्बिनी में सबसे पहले महामाया देवी मंदिर गए। माया देवी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान पीएम देउबा भी उनके साथ मौजूद रहे। वहीं नेपाल में संबोधन के दौरान पीएम ने कहा, भारत में सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर से लेकर नेपाल में लुम्बिनी तक ये पवित्र स्थान हमारी साझी विरासत और साझी मूल्यों का प्रतीक है। हमें इस विरासत को साथ मिलकर विकसित करना है, आगे समृद्ध भी करना है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा, नेपाल में लुम्बिनी म्यूजियम का निर्माण भी दोनों देशों के साझा सहयोग का उदाहरण है। आज हमने लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अम्बेडकर चेयर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज स्थापित करने का फैसला किया है।
पीएम नरेंद्र मोदी की नेपाल यात्रा के दौरान कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, उनका आदान प्रदान किया गया। वहीं नेपाल समकक्ष के साथ हुई द्विपक्षीय वार्ता में जल विद्युत विकास और कनेक्टिविटी को लेकर भी चर्चा हुई। बुद्ध पूर्णिमा का मौका है और ऐसे में नेपाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वहां पर संबोधित भी किया और इस मौके पर नेपाल और भारत के रिश्ते के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। उधर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है। कल सर्वे टीम कोर्ट के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सोमवार को सर्वे टीम ने मस्जिद परिसर में बने कुएं का सर्वे किया। हिंदू पक्ष के वकील का दावा है कि इस दौरान शिवलिंग मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे तीसरे दिन खत्म हो गया है। इस बीच हिंदू पक्ष के वकील ने एक बड़ा दावा किया है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने दावा किया है कि कुएं के अंदर सर्वे के दौरान शिवलिंग मिला है। विष्णु जैन ने आगे कहा कि अब ये शिवलिंग के प्रोटेक्शन लेने सिविल कोर्ट जा रही है। इससे पहले सर्वे की टीम जब ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जा रही थी, तब टीम के सदस्य आरपी सिंह को रोक लिया गया था। उन्हें तीसरे दिन के सर्वे में शामिल नहीं होने दिया गया। आरपी सिंह पर सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा है। सिंह पर सर्वे की बातों को बाहर बताने के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने 12 मई को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के लिए नियुक्त किए गए एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाए जाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा अजय सिंह को असिस्टेंट कमिश्नर बनाया गया था। कोर्ट ने 17 मई तक सर्वे की कार्रवाई पूरी करके रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा था। ऐसे में अब 3 दिन का सर्वे खत्म हो गया है और अब 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी। सर्वे तो पूरा हो गया है, लेकिन अब इस सर्वे से क्या निकलकर सामने आया है ज्ञानवापी मस्जिद से, ये जब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी तो सबके सामने क्लियर हो जाएगा। अभी दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे। उधर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल चरखी दादरी में डॉक्टर गुड़पाल लोक सेवा न्यास केंद्र का भूमि पूजन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए SYL के मुद्दे को लेकर बयान दिया। साथ ही पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। चरखी दादरी में आरएसएस को समर्पित डॉक्टर गुड़पाल लोक सेवा न्यास केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल समेत कई विधायक और नेताओं ने शिरकत की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री जेपी दलाल मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान जेपी दलाल ने SYL के मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया और कहा अरविंद केजरीवाल दक्षिण हरियाणा से हैं, इस नाते वो जब भी हरियाणा में आए तो SYL का पानी साथ लेकर आए। लोकतंत्र में सबको अपनी रैली, अपनी आवाज़, अपनी बात कहने का हक है और मैं ये अपेक्षा रखूँगा केजरीवाल जब भी यहाँ आए, क्योंकि वो हमारे दक्षिण हरियाणा में पैदा हुए, यहीं रहे, यहीं उनका परिवार है और हमारी धरती प्यासी है, पीने के पानी की भी समस्या है। SYL का पानी हमें दे के जाएँ, ऐसी मैं उनसे अपेक्षा करता हूँ। हरियाणा में जल्द ही चुनावी माहौल पैदा होने वाला है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस दी है, जिस पर जेपी दलाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा हम पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। एक के बाद एक सरकार के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं और जेपी दलाल हमेशा से SYL के मुद्दे को लेकर खास तौर पर पंजाब सरकार पर निशाना साधते रहे हैं। उधर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह झज्जर पहुंचे, लोगों की समस्याएं सुनी। रणजीत सिंह ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी, जहां सरकार की तारीफ की तो वहीं कांग्रेस पर हमलावर नजर आए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह झज्जर पहुंचे, लोगों की शिकायतों को सुना, उनका निपटारा किया गया। रणजीत सिंह ने कई मुद्दों को लेकर मीडिया से बातचीत की, सरकार की तारीफ की, वहीं कांग्रेस पर हमलावर वो नजर आए। रणजीत सिंह ने बिजली संकट को लेकर कहा कि हर साल 2 से 3 हजार मेगावाट बिजली की खपत बढ़ती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में हालात बिल्कुल सामान्य थे। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए रणजीत सिंह ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा को कांग्रेस छोड़ने की सलाह भी दे डाली और कहा कि केंद्र में सोनिया और हरियाणा में हुड्डा कांग्रेस बन चुकी है। कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है, क्षेत्रीय दलों का भी वर्चस्व कम हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश के किसी भी राज्य में अगर आप जाएंगे तो कांग्रेस आपको नजर ही नहीं आएगी। राहुल गांधी का ये हालात बन गए कि अगर चुनाव हो तो हर कैंडिडेट ये कहेगा कि मेरे क्या राहुल गांधी ले आएंगे। ये कांग्रेस का हालात नहीं है, आज से कहीं कांग्रेस नहीं है। रणजीत सिंह ने आगामी चुनाव बीजेपी के साथ लड़ने का इशारा दिया है। साथ ही दावा किया कि आने वाले 20 सालों तक हरियाणा और केंद्र से बीजेपी सत्ता से नहीं जाने वाली। साथ ही सरकार की कामकाज की तारीफ भी की गई है। बिजली संकट लगातार गहराता जा रहा है, लेकिन हरियाणा के बिजली मंत्री की तरफ से जो बड़ी बात कही गई है कि कुछ दिनों में स्थिति सामान्य हो जाएगी। कब तक, ये देखने वाली बात होगी।
उधर आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता करनाल पहुंचे। इस दौरान जहां बड़ी संख्या में लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, तो वहीं सुशील गुप्ता ने आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को 29 मई को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली को लेकर न्योता दिया है। करनाल पहुंचे आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रभारी सुशील गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सुशील गुप्ता की मौजूदगी में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। इस बीच राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने 29 मई को होने वाली आम आदमी पार्टी की रैली को लेकर कार्यकर्ताओं को न्योता भी दिया। आपको बता दें 29 मई को आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली होने वाली है, जिसे सफल बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता पूरी तैयारियों में जुट गए हैं। वहीं इस बीच सुशील गुप्ता ने हरियाणा कांग्रेस समेत हरियाणा सरकार पर भी जोरदार निशाना साधा। खेत को बाढ़ खाने लगी, घर में चौकीदार चोरी करने लगा, और सबसे बड़ा चौकीदार तो इस प्रदेश का मुख्यमंत्री है। जब यूपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक होते हैं। वहीं 29 मई को होने वाली रैली को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं में खासा उत्साह है। वहीं सुशील गुप्ता ने यह भी दावा किया है कि हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 90 से 85 सीटों पर जीत दर्ज करवाएगी। वहीं सुशील गुप्ता ने हरियाणा के अधिकतर गाँवों के समर्थन होने की बात भी कही। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रोहतक पहुंचे। जिले के मकड़ौली कला गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने बड़ा ऐलान किया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक के मकड़ौली कला गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि देश में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर सरकारी स्कूलों का नाम रखा जाएगा। उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों की ओर से 28,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में होने की बात कही। पंचायत चुनाव को लेकर भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगस्त में पंचायती चुनाव होंगे, जिसके लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा। अगस्त मिड के कभी भी बात चाहे एंड में या फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हरियाणा प्रदेश में हम पंचायती राज चुनाव कराएंगे। पूरे प्रदेश में अगर कोई किसी किसान के खेत में आग लगती है तो उसको फिर आगजनी के बराबर पूरा मुआवजा हमारी सरकार तुरंत प्रभाव से देने का काम करेगी। दुष्यंत चौटाला ने किसानों की शॉर्ट सर्किट से जली फसल को लेकर भी कहा कि हरियाणा सरकार पहली बार ऐसे किसानों को मुआवजा देगी जिनकी फसलें शॉर्ट सर्किट की वजह से जली हैं। तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी और साथ ही उसके सहयोगी दल निशाना साधते हुए नजर आए। दुष्यंत चौटाला ने भी निशाना साधा। उधर पंचकुला में विशाल योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया। स्वस्थ जीवन के लिए योगाभ्यास को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन हुआ। विशाल योग विज्ञान शिविर का आयोजन 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों के तौर पर हुआ है। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 मनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले योग विज्ञान शिविर का हरियाणा योग आयोग, आयुष विभाग हरियाणा एवं जिला प्रशासन पंचकुला के सहयोग से शुभारंभ किया गया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इसका शुभारंभ किया है। यहाँ सेक्टर 5 के परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। मैं विभाग को बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले 3 दिन तक हमारे पंचकुला के सभी योगी इस शिविर में भाग लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। बता दें कि 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया जाएगा। योग दिवस के तहत योग विज्ञान शिविर का शुभारंभ किया गया है। योग को बढ़ावा देने के लक्ष्य से लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम इस दिशा में आयोजित किए जा रहे हैं, और ऐसे में एक संदेश देने की भी कोशिश है, योग करें, रहे निरोग। उधर मानसून आज अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व के जो बंगाल की खाड़ी है उसके ऊपर पहुंच चुका है। जल्द केरल में भी मानसून की दस्तक होगी। ऐसे में मानसून से जल्द राहत मिलने के आसार भी हैं। दिल्ली समेत कई जगह पड़ रही चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। साथ ही जल्द केरल में भी मानसून की दस्तक होगी। पिछले कई दिनों से ज्यादातर राज्य भीषण गर्मी से तप रहे हैं। दिल्ली और यूपी के बांदा में रविवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार पहुँच गया। हालांकि दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने अच्छी खबर देते हुए कहा है कि तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। मौसम विभाग के अधिकारी ने सुबह मानसून को लेकर ये राहत भरी जानकारी दी। उन्होंने कहा अंडमान सागर और दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर मानसून पहुंच चुका है।
हमने केरल के लिए भविष्यवाणी की है कि 27 मई के आसपास मानसून आएगा। इसीलिए प्रगति और सभी निगरानी के अनुसार ये दर्शाता है कि मानसून के लिए हमारी भविष्यवाणी सही साबित होगी। इस बीच मौसम विभाग ने इस हफ्ते उत्तराखंड, केरल, मेघालय, असम समेत कई राज्यों में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 17 मई तक कहीं भी हीटवेव का कहर नजर नहीं आएगा। चलिए, कम से कम मानसून ने दस्तक तो दी। अब मानसून होगा, बारिश होगी तो जाहिर सी बात है तापमान में गिरावट होगी और लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। उधर सोलन जिले में पड़ने वाले कसौली के जंगलों में भीषण आग लगी, जिसके बाद पंचकुला के कौशल्या डैम से हेलीकॉप्टर के जरिए आग को बुझाने के लिए पानी ले जाया गया। गर्मियों में आमतौर पर आगजनी की घटनाएं बढ़ जाती हैं। शहरों से लेकर गांव के इलाकों में आग का तांडव देखने को मिलता है। कसौली के साथ लगते मणौन गांव के जंगल में भी अचानक आग लग गई। आग लगने से कसौली के जंगल दहक उठे। घटना में करोड़ों के नुकसान का अंदेशा लगाया जा रहा है। वहीं 2 दमकल कर्मचारियों समेत 3 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। घायलों को उपचार के लिए कसौली कैंट अस्पताल लाया गया, जहां से घायलों को चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहीं जंगलों की ओर तेजी से बढ़ती आग को देखते हुए पंचकुला के कौशल्या डैम से पानी ले जाया गया। आग बुझाने में सेना के हेलीकॉप्टर की मदद भी ली गई। स्थानीय लोगों और सेना के जवान आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आगजनी की इस घटना में करोड़ों का नुकसान हुआ है। वहीं खबर ये भी मिल रही है कि जंगल में फैली आग पर अधिकतर क्षेत्रों में काबू पा लिया गया है। तो जंगल लगातार धधक रहे हैं क्योंकि गर्मी बढ़ रही है और ऐसे में ये जो जंगलों में आग लग रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान वन्य जीवों को भी पहुंचाती है। उधर पानीपत की समालखा पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने फोन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पकड़ा, साथ ही नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। पानीपत की समालखा पुलिस ने फोन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को काबू किया, जिसके बाद 2 चोरी की वारदातों का खुलासा हुआ। मामले की जानकारी देते हुए समालखा चौकी इंचार्ज महावीर ने बताया कि 14 तारीख को समालखा काठमंडी से 2 मोबाइल चोरी हुए थे, जिसकी शिकायत माला नाम की लड़की ने चौकी में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच कर रही थी और जांच के दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसने 2 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकारी है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी की मोबाइल फोन बरामद कर कोर्ट में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। 14 तारीख को दीपमाला लड़की है काठमंडी पानीपत समालखा से, उसने शिकायत दी थी 2 मोबाइल चोरी के हो गए मेरे। हमने केस रजिस्टर कर दिया था, तफ्तीश की तो लड़के का नाम सामने आया, राजेश कुमार, बागवाड़ा मोहल्ला समालखा का। क्या कुछ बरामद किया इससे? इसे 2 मोबाइल फोन चोरी, दीपमाला के घर से 2 मोबाइल चोरी किए थे, दोनों मोबाइल। फोन चोरी करने वाले चोर को गिरफ्तार किया, नशा तस्कर को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के लिए बड़ी सफलता। उधर सेना में आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर रेवाड़ी में शक्ति प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर अहीरवाल क्षेत्र कोसली में धरने के दूसरे दिन समिति ने शक्ति प्रदर्शन किया। समिति के मार्गदर्शक राव अजीत सिंह ने बताया कि भारी संख्या में भीड़ शहीद स्मारक कोसली पहुंची। न सिर्फ आसपास के लोग बल्कि हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, गुरुग्राम, नोएडा, जयपुर तक के लोग शक्ति प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमें उम्मीद है कि जल्द ही सरकार हमारी मांगों को मान लेगी, नहीं तो ये आंदोलन जन जन का आंदोलन बन जाएगा। इस मौके पर अहीर समाज की तमाम सरदारी मौजूद रही। शक्ति प्रदर्शन में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुईं। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हमारे धरने पर शक्ति प्रदर्शन के लिए इतनी संख्या बल में महिलाएं और पुरुष आए हैं कि हमारी व्यवस्थाएं भी कम पड़ गईं, जिससे हमारे अंदर नई ऊर्जा पैदा हुई है और अब ये कारवां गांव-गांव में जाएगा। हम हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेंगे और अपनी मुहिम से जोड़ेंगे। तो आहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर यह प्रदर्शन लगातार जारी है। पहले भी इस तरह का प्रदर्शन हो चुका है, लेकिन कब तक इन मांगों पर गौर किया जाता है देखने वाले बात है। और इसी के साथ 1 मिनट पूरी रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबरें अभी तक के साथ।